हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डेवलपमेंट की और इसकी प्रोसेस कैसे होती है, और इसके साथ साथ मैं आपको ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कॉम्पोजिशन या फिर इसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में पार्ट 2 में समझाने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस ग्रुप्स की और इसके अलावा टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं वो मैंने कवर कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक है जो वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज ग्रुप डेवलपमेंट। अब ये ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है, ये 5 स्टेप्स हमें बताएंगे। अब ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं। नंबर 1, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है? इन दिस स्टेप ग्रुप मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर एंड रीच कॉमन गोल। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स हैं वो आपस अपने आप को जानते हैं, यानी मैंने उसको जाना, उसने मुझे जाना, और हम एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आपस में देखते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, क्या हमने अचीव करना है, पहला हो गया। दूसरा आता है हमारे पास स्टॉर्मिंग। इन दिस स्टेप ग्रुप मेंबर्स डिसएग्री ऑन डायरेक्शन एंड लीडरशिप। इसमें वो डायरेक्शन या लीडरशिप के लिए क्या होते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं। और मैनेजर शुड बी श्योर अबाउट द कन्फ्लिक्ट एंड स्टे फोकस ऑन द गोल्स। मतलब इसमें मैनेजर्स को काम करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं वो कई बार अपनी डायरेक्शन या लीडरशिप के लिए डिसएग्री हो जाते हैं, तो उसे इस कन्फ्लिक्ट को पहले ही दूर करके अपने गोल्स के लिए अचीव करवाना होगा उन सबको। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मिंग। अब ये नॉर्मिंग क्या है? इन दिस स्टेप क्लोज टाइज एंड सेंसर्स बिगेन टू डेवलप बिटवीन ग्रुप मेंबर्स। इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज हो जाते हैं, आपस में देखते हैं और अच्छा रिलेशंस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक दूसरे को जाना। दूसरे नंबर पे मैनेजर्स को काम करना पड़ेगा, उनके डायरेक्शंस और लीडरशिप के लिए कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना पड़ेगा। तीसरा, नॉर्मिंग में हमने आपस में क्लोज टाइज या बॉन्डिंग बनानी शुरू की है, ताकि हम आसानी से एक दूसरे से काम करवा सकें या कर सकें आगे आगे मिलके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और परफॉर्मिंग क्या है? इन दिस स्टेप मेंबर इन द ग्रुप बिगेन टू परफॉर्म इट्स रियल वर्क। फिर अगर हम एक दूसरे से अब जान ही चुके हैं तो हम अपने रियल वर्क को करना शुरू कर देंगे। फिर आता है एडजॉर्निंग। इन दिस स्टेप वेयर मेंबर्स इन द ग्रुप ओनली डू टास्क वट वर्क दैट इज टेम्पररी इन नेचर। इसमें वही चीज़ होती है जिसमें मेंबर्स वो टास्क करते हैं जो ज़रूरी नहीं होता, या फिर कह सकते हो बहुत कम समय के लिए या टेम्पररी बेस्ड होता है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स को डेवलप किया जा रहा है जिसकी वजह से मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमने आपस में कनेक्ट किया, फिर मैनेजर्स ने ध्यान दिया, फिर उसके बाद हम और क्लोजली टाइज में बॉन्डिंग कर रहे हैं, फिर हमने अपना रियल वर्क शुरू किया और कहीं ना कहीं अपने टेम्पररी वर्क को कर ही रहे हैं ताकि ग्रुप को डेवलप करते रहें। डन। अब ये नाम है जो वो आपको बस याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर्स, मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर में आता है कुछ चीज़ें हैं जिसमें ग्रुप साइज आता है। सबसे पहले कि ग्रुप का साइज कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। ग्रुप साइज कैन वेरी फ्रॉम 2 पीपल टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। 2 से लेकर कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, पॉइंट। उसके बाद आता है स्मॉल ग्रुप ऑफ 2 और 10। 2 से लेकर 10 आर टॉट टू बी मोर इफेक्टिव बिकॉज ईच मेंबर हैज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। अगर 2 से 10 तक का मेंबर का ग्रुप होगा तो इसमें सभी को पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा और इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लार्ज ग्रुप का क्या होगा? मे वेस्ट टाइम बाय डिसाइडिंग ऑन प्रोसेसेस एंड ट्राइंग टू डिसाइडिंग हु शुड पार्टिसिपेट नेक्स्ट। लार्ज ग्रुप में हम ज़्यादातर देखेंगे कि टाइम वेस्ट करते रहेंगे हम प्रोसेसेस के ऊपर, और ये डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी कि हो अब कौन पार्टिसिपेट करने वाला है या कौन पार्टिसिपेट करेगा। ग्रुप साइज नॉट ओनली अफेक्ट द पार्टिसिपेशन बट ऑल्सो द सेटिस्फेक्शन। ग्रुप साइज अकेला पार्टिसिपेशन को ही नहीं देखता, जबकि ये आपकी सेटिस्फेक्शन को भी देखना शुरू कर देता है कि अगर आपका ग्रुप साइज ही अच्छा नहीं है तो आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स हैज़ ट्वाइस एज मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ 3 पीपल। अगर हम 6 मेंबर्स का ग्रुप बनाएं तो हमारे पास ट्वाइस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी ग्रुप मेंबर्स को आगे बढ़ाते रहें। यानी साइज को जितना स्मॉल रखोगे उतना अच्छा हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप कह लो कि बियॉन्ड द 10 to 12 मेंबर साइजेज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेज एंड सेटिस्फेक्शन
डिक्रीजेस। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने ही है, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और इट इज़ इंक्रीजली डिफिकल्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द लार्ज ग्रुप टू आइडेंटिफाई विद वन अनदर एंड एक्सपीरियंस कोहेजन। अब ये कोहेजन क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा लास्ट में। अब ये चीज़ें जो है ना, मेन साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल द बेटर और स्मॉलर एज कम्पेयर टू लार्जर। ठीक है जी, लार्जर से ज़्यादा जितना स्मॉल होगा उतना ही अच्छा है, उतनी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। फिर आता है हमारे पास ग्रुप रोल्स। अब ये रोल का क्या मतलब है, इन फॉर्मल ग्रुप रोल्स आर यूजली प्री डिटरमाइंड एंड असाइन टू मेंबर्स। ज़्यादातर रोल्स सोचे हुए होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं और असाइन टू मेंबर्स, मेंबर्स को दिए जाते हैं। ईच रोल हैज़ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़, हर एक की अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर आर एमर्जेंट रोल्स ऑल्सो दैट डेवलप नेचुरली टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल्स। कुछ ऐसे भी रोल्स होते हैं जो नेचुरली आपस में ही जुड़ जाते हैं पीपल्स को मीट कराने के लिए, उनकी नीड्स के अनुसार। These emergent roles will often replace the assigned role as individual begin to express themselves and become more assertive। इससे क्या होता है, emergent role से वो अपने will often replace, ज़्यादातर क्या कर देते हैं, assigned role। द असाइंड रोल मतलब replace द असाइंड रोल, जो ज़रूरी है टास्क उसे ऑफनली replace कर देते हैं। और इंडिविजुअल बिगेन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को जताना शुरू कर देते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका रोल असल में क्या है। यानी जो मेन उनको रोल सौंपा गया है उसकी बजाय वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपना रोल उनको जताने की कोशिश करने लग जाते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वर्क रोल, मेंटेनेंस रोल और ब्लॉकिंग रोल। अब ये क्या होते हैं, जो वर्क रोल होता है आर द टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ये टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे कि इनिशिएटर, वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है, एक्शंस प्रपोज करता है, लेकर आता है और प्रोसीजर्स क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में सजेशंस देता है। फिर आता है इन्फॉर्मर, जो हमें फाइंड आउट द फैक्ट एंड गिव एडवाइजेज एंड ओपिनियन, जो हमारे फैक्ट्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है, एडवाइजेज देता है और इसके साथ साथ कुछ ओपिनियंस अगर हो उनके पास तो वो भी हमें देना ज़रूरी समझता है। फिर आता है क्लैरिफायर। वर्क रोल में क्लैरिफायर कैसा है, विल इंटरप्ट आइडियाज़, इंटरप्रेट आइडियाज़ मतलब जो आइडियाज़ उसके पास होंगे उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, टर्म्स को डिफाइन करेगा और इश्यूज जितने भी हैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ठीक है जी। फिर आता है समराइजर्स। अब ये समराइजर्स क्या है, रीस्टेट सजेशंस को रीस्टेट करने में, मतलब अगर कोई सजेशन ठीक नहीं है उसे दोबारा से बताना, जताना कैसे करना है, डिसीजंस को ऑफर करना और एक ग्रुप में कितना, मतलब क्या सही कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचना, दैट इज़ कॉल्ड वर्क रोल ऑफ द समराइजर्स। ठीक है जी। इसके अलावा आता है रियलिटी टेस्टर्स, वो एनालाइज करते हैं आइडियाज़ को और आइडियाज़ को टेस्ट करने में मदद करते हैं इन अ रियल सिचुएशन की कैसे आइडियाज़ को हमने लेकर आना है। दूसरे हमारे पास आते हैं मेंटेनेंस रोल। ये क्या होते हैं, दीज आर द सोशल इमोशनल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प द मेंबर इन मेंटेन देयर इन्वॉल्वमेंट इन अ ग्रुप। ये सोशल इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने ग्रुप्स को मतलब मेंटेन करने में या उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका रिलेशन आपस में बना रहे उसको मेंटेन करने में मदद करती हैं। जैसे कि हार्मोनाइज़र क्या होते हैं, विल रिड्यूस टेंशन इन द ग्रुप, ये क्या करते हैं, टेंशन्स को कम करते हैं। रिकंसाइल डिफरेंसेस, अगर कोई डिफरेंसेस आए हैं उसे कैसे सही किया जाए, क्या क्या डिफरेंसेस को सही किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं हमारे पास, उन सबको देखना, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनाइज़र। फिर आता है गेट कीपर्स। अब ये गेट कीपर्स क्या होते हैं, ऑफन कीप कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन एंड मेक सजेशंस दैट इंकरेज पार्टिसिपेशन। ज़्यादातर ये मतलब कीप कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन, कम्युनिकेशंस को ज़्यादातर ये ओपन रखते हैं, इफेक्टिव रखते हैं, ताकि कोई भी रिलेशन में कोई भी ऐसा ना हो जो आपस में एक दूसरे से बात ना करे, या फिर ऐसा कोई ना हो जिससे कोई पार्टिसिपेशन ही इंकरेज ना हो, आपस में मेल जोल बना रहे, पार्टिसिपेशन भी इंकरेज होती रहे, ऐसा इन्वायरमेंट गेट कीपर्स के पास होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन कभी ना रुके, ऐसा देखना है। फिर आता है इंकरेजर्स। इसका रोल होता है ये फ्रेंडली, वार्म और रिस्पॉन्सिव होते हैं ग्रुप मेंबर्स के लिए। मतलब अगर कोई इंकरेजर है तो वो ज़्यादातर किस नेचर का होगा, फ्रेंडली, वार्म, रिस्पॉन्सिव करेगा अपने आप को ग्रुप मेंबर्स के अंदर। कंप्रोमिजर। अब ये कंप्रोमिजर क्या होते हैं, दिस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग डिसीजंस
ये ज़्यादातर अपने आप को क्या किस में स्पेशलिस्ट समझते हैं, डिसीजंस को अच्छे में मॉडिफाई करने में और कॉम्प्रोमाइज़ेस ऑफर करने में, और इसके अलावा एरर्स को, अगर कोई आए हैं एरर्स को, उसको अच्छे से एडमिट करने में। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास ब्लॉकिंग रोल्स। देखो, वर्क रोल हो गया मेंटेनेंस, मेंटेन करने वाले, और उसके बाद आता है ब्लॉकिंग रोल। ये क्या होते हैं? ये ग्रुप्स को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। ऐसे रोल जो ग्रुप मेंबर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनके आइडियाज़ को डिसएग्री करते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि डोमिनेटर रोल। अब ये क्या होता है? ये ज़्यादातर देखता है अटेम्प्ट टू कंट्रोल कन्वर्सेशन बाय प्रोनोटाइजिंग अदर्स। ज़्यादातर दूसरों को प्रोनोटाइजिंग करके ये कन्वर्सेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में होता है। दे ऑफन इंटरप्ट अदर्स। ये कोशिश में रहता है कि ज़्यादातर मैं दूसरों को तंग करूं और उनकी अथॉरिटीज़ को जितना हो सके उतना मैनिपुलेट करूं। तो ये जो होते हैं ये बहुत गलत होते हैं, जो रोल्स को ज़्यादातर ब्लॉक करने में मदद करते हैं बार बार ग्रुप्स के अंदर। कॉमेडियंस, ये क्या होते हैं? ऑफन अबैंडन द ग्रुप इवन दाउ दे मे बी फिजिकली टेल बिल्ड अपार्ट। ये ज़्यादातर अबैंडन द ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश में होते हैं। बेशक ही वो मतलब दे में फिजिकली टेल विल बी द पार्ट, बेशक वो फिजिकली कितना भी उनके साथ जुड़े क्यों ना हो, ना जुड़े हों, वो मैटर नहीं करता। दे आर अटेंशन गेटर्स इन विच दे आर नॉट रेलिवेंट टू कम्प्लीट द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। वो उन तरफ ध्यान देते हैं जिससे ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होते, बल्कि सिर्फ जो हंसी मजाक है वो चलता रहता है। तो ऐसे ग्रुप्स की वजह से भी क्या होता है, दैट इज़ ऐसे रोल्स की वजह से भी क्या होता है, जो रोल्स ब्लॉकिंग है वो होती रहती है। फिर आता है अवॉइडेंस बिहेवियर। ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व एंड परसुइंग गोल्स नॉट रिलेटेड टू ग्रुप एंड चेंजिंग द सब्जेक्ट टू अवॉइड द कमिटमेंट। मतलब ये ऐसे होते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व क्या होते हैं? परसुइंग गोल्स नॉट रिलेटेड टू ग्रुप, जिसमें गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग नहीं होते बल्कि सिंपली होते हैं। तो इनके वजह से भी जो मेन रोल है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आप सबको? अब इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप नॉर्म्स। अब ये क्या होते हैं? नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसे एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर कहा जाता है ग्रुप के अंदर, और ये सभी मेंबर्स के बीच में होता है। इट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर। इसमें हम कह सकते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और कितना अनअक्सेप्टेबल, उसके बारे में देखते हैं। ईच ग्रुप विल एस्टैब्लिश इज ओन सेट ऑफ नॉर्म्स। हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एनीथिंग फ्रॉम द अप्रोप्रिएट डेस्क टू हाउ मैनी कमेंट्स इन ए मीटिंग। एक अप्रोप्रिएट डेस्क होने के बावजूद भी उनमें से कितने कमेंट बाहर निकल के आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है इसमें। या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्म्स किन किन तरीक़ों के हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है परफॉर्मेंस नॉर्म्स। परफॉर्मेंस नॉर्म का मतलब डिटरमाइन हाउ क्विकली मेंबर्स शुड वर्क एंड हाउ शुड दे प्रोड्यूस। हाउ क्विकली, कितने जल्दी मेंबर्स अपना काम करना चाहिए, कब अपने काम को करना चाहिए, और हाउ मच दे शुड प्रोड्यूस, उनको कितना अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। दे आर क्रिएटेड इन एफर्ट टू डिटरमाइन लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। उनको इस तरीके से तैयार करना है कि वो अपने एफर्ट्स को आसानी से डिटरमाइन कर सके क्या उनके लेवल्स हैं। दे कैन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू मैनेजर्स बिकॉज दे आर नॉट ऑलवेज इन विद द लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। पर जो मैनेजर्स होते हैं वो इन ग्रुप्स या इन नॉर्म्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जो नॉर्म्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की लाइन में नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स इनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में हैव अ स्किल एबिलिटी टू परफॉर्म एट हायर लेवल्स। जो होते हैं उनके पास स्किल एबिलिटी होती है कि हायर लेवल पे कैसे काम करना है, बट दे डोंट बिकॉज ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस नॉर्म्स। पर ये इनकी वजह से नहीं होता, आसानी से उनके अपनी ही एबिलिटी होती है जिनसे वो काम कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास परफॉर्मेंस नॉर्म्स के बाद दूसरी नॉर्म्स हमारे पास है रिवॉर्ड एलोकेशन नॉर्म्स। इसमें क्या होता है? डिटरमाइन हाउ रिवॉर्ड बेस्ट आउट अपॉन ग्रुप मेंबर्स। कैसे एक रिवॉर्ड है जो वो एक ग्रुप मेंबर्स को अफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड एलोकेशन नॉर्म्स। कैसे होता है? जैसे कि द नॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी डिकेड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। अगर मैं इक्वालिटी का नॉर्म्स लेकर आऊँ तो वो सबके लिए इक्वल होगा। एवरी मेंबर शेयर इक्वली सो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीवन। मतलब ये हो गया कि जो भी रिवॉर्ड होगा वो इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई झंझट नहीं होगी। इसमें कैसे हो सकता है? जैसे कि नॉर्म्स ऑफ इक्विटी। नॉर्म्स ऑफ इक्विटी का मतलब सजेस्ट द रिवॉर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि मेंबर्स की कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड देना। इन अदर वर्ड्स मेंबर्स हु कंट्रीब्यूट मोस्ट रिसीव द लार्जेस्ट शेयर। इन सिंपल वर्ड, जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसने कम किया होगा उसे कम रिवॉर्ड मिलेंगे।
फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, जैसे कि रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आपकी ज़रूरत क्या क्या है उसके हिसाब से आपको इसमें क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। मतलब ये क्या था कि क्या क्या होना चाहिए ग्रुप्स के अंदर, तो ग्रुप्स के नॉर्म्स होते हैं कई। ग्रुप्स के नॉर्म्स में आपको बता दिया गया कि कौन कौन से नॉर्म्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस नॉर्म्स हो सकते हैं और रिवॉर्ड एलोकेशन नॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्या आता है, ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है, मैंने कहा था मैं ऊपर से नीचे आके पढ़ाऊंगा आपको। तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है इट इज़ अ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन दैट बाइंडिंग द ग्रुप मेंबर्स टुगेदर। मतलब एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती है जो आपस में सभी ग्रुप मेंबर्स को एक साथ मिलाती है। कोहेसिवनेस रेफर्स टू द बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये एक ऐसी बॉन्डिंग होती है ग्रुप मेंबर्स की जो उनको ग्रुप्स में बने रहने के लिए बनाती है, मतलब कहती है। मैनी फैक्टर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, बहुत सारे फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। जनरली स्पीकिंग द मोर डिफिकल्ट इज टू ऑब्टेन ग्रुप मेंबरशिप द मोर कोहेसिव द ग्रुप। मतलब स्पीकिंग द मोर डिफिकल्ट, जितना हम ग्रुप मेंबरशिप्स को डिफिकल्टी कहेंगे उतना ही उसकी जो कोहेसिवनेस है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोहेसिवनेस यानी आपकी आपस में जुड़े इंटरपर्सनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टुगेदरनेस। जितनी ज़्यादा टुगेदरनेस होगी उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस होगी। इतना तो क्लियर हो गया, बहुत इजीली मैं समझा रहा हूँ, पढ़ सकते हो आप। उसके बाद आता है ग्रुप साइज। जितना कम ग्रुप साइज होगा उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी। आपको पता है क्यों, क्योंकि ग्रुप साइज द स्मॉलर उतनी सेटिस्फेक्शन होगी और उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मैनेज द डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 5-6 मेंबर है सभी अलग अलग डाइवर्सिटी से है तो अच्छे से मैं उसे मैनेज कर लूँगा। लेकिन एक ग्रुप मेंबर बहुत बड़े हैं, मतलब ग्रुप साइज बहुत बड़ा है, तो उसमें डाइवर्सिटी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और उससे ग्रुप कोहेसिवनेस भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी ग्रुप कोहेसिवनेस भी सही नहीं हो पाएगी या नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर हम डाइवर्सिटी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो ग्रुप कोहेसिवनेस भी अच्छी सी हो जाएगी। ग्रुप आइडेंटिटी, इट इंकरेजेस द ग्रुप टू अडॉप्ट अ यूनिक आइडेंटिटी। मतलब जितनी सिंपल सी बात है, ग्रुप आइडेंटिटी जितनी जितनी ग्रुप आइडेंटिटी होगी उतना उतना ग्रुप कोहेसिवनेस का एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि इट इंकरेजेस द ग्रुप्स टू अडॉप्ट यूनिक आइडेंटिटी, मतलब ये इंकरेज करता है ग्रुप्स को कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाए और उससे क्या होगा, कोहेसिवनेस है जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। सक्सेस, कोहेसिवनेस इंक्रीजेज विद सक्सेस। जितनी सक्सेस होगी उतनी कोहेसिवनेस हो जाएगी, क्योंकि जितनी सक्सेस होगी उतने आपस में इंटरपर्सनल रिलेशंस बेटर होते जाएंगे और कोहेसिवनेस भी बढ़ती जाएगी। डन। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि कोहेसिवनेस के कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले मोर इन्फ्लुएंस। ये मोर इन्फ्लुएंस कैसे डालेगा, बहुत ज़्यादा डालेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस ही अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा लीडर, हमारा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और ग्रुप कोहेसिवनेस अगर अच्छी नहीं हुई तो उससे क्या होने वाला है, इन्फ्लुएंस भी अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है सक्सेस। मैंने अभी ऊपर बता दिया सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जितनी कम सक्सेस होगी उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस भी कम हो जाएगी, जितनी ज़्यादा सक्सेस उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस भी ज़्यादा होने के चांसेस है। फिर आता है पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस तभी बनेंगे जब आप अच्छे से एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हो हर एक चीज़ में। जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन उतनी ग्रुप कोहेसिवनेस भी इफेक्ट होने वाली है, याद रखना इस चीज़ को। फिर आता है सेटिस्फेक्शन। वही बात, सेटिस्फेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटरपर्सनल रिलेशंस को हम जोड़ सकते हैं आपस में, उतना ही आप ग्रुप में बने रहोगे, उतना ही आपका मन लगा रहेगा। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहोगे तो ग्रुप कोहेसिवनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लास्ट आता है बेटर कम्युनिकेशन। ग्रुप कोहेसिवनेस अगर अच्छी है, सही रहेगी तो बेटर कम्युनिकेशन भी अच्छी रहने वाली है, मतलब कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होने वाली है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनाने वाला है। डन। तो ये था दोस्तों आपके सामने ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए वो मैंने आपका डिस्कस कर दिया आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर लिया आज। अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।